नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसका अगला पार्ट होगा। देखिए, दो पार्ट मैं आपको पढ़ा के एक पार्ट का न्यूमेरिकल दिया था और उसके आगे का डेरिवेशन है। अक्षीय स्थिति पर कर चुके हैं हम लोग। आज करेंगे निरक्षीय स्थिति पर। क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी द्विध्रुव के कारण। निरक्ष का मतलब आपको बताए थे कि परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, मतलब सीधा जाएगा तो निरक्ष और उसके अक्ष पे रहेगा तो अक्षीय स्थिति। तो इसका फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे यहाँ बना लेते हैं। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हो गया एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। ये हो गया बीच की दूरी 2l। इसके अक्ष पर तो केंद्र इसका O मान रहे थे और इसका केंद्र से r दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यही लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी सी दूरी, अल्प दूरी 2l है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कि प्लस क्यू माइनस क्यू रहेगा और बीच की दूरी 2l रहेगी। वैद्युत द्विध्रुव के पूरा आप लोग लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P माना गया है। जो मन करे वो आप ले सकते हैं। तो एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ये हो गया। ऐसे आपको लिखना है, फिगर बनाना है और फिर लिखना है। फिर मैं फिगर पूरा कंप्लीट करता हूँ। एक बार इसका फोटो लीजिए। ये हो गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, ये O पॉइंट है, इसके O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ऐसे आपको लिख देना है और मैं इसको मिटाता हूं। और हेडिंग आप लिख चुके हैं, इसके आगे समझिए। और हम कहाँ निकालने वाले हैं? निरक्ष पर ही निकलेगा। निरक्ष मतलब सीधे सीधे। तो यहाँ से थोड़े से इस बात को समझिए। इसी फिगर को इधर बना लेते हैं। ऐसे यहाँ पे बीच की दूरी क्या है? तो 2l है बीच की दूरी। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश इससे मिलकर बना हुआ है। इसका केंद्र O है और इससे r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम मान लेते हैं पहले का तीव्रता E1 और दूसरे का E2 और इससे इसको मिला देते हैं, तभी तो दूरी से ही तो आएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या कहता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान r स्क्वायर। इससे यदि हम बनाने की कोशिश करें तो पहले आवेश के कारण E1, दूसरे कारण E2, तो इस आवेश से इसकी दूरी चाहिए ना। ये तो r दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो देखो एक बात समझो, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये वाली जो दूरी है ये l हो जाएगी और फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा? इतनी दूरी, तो ये भी l हो जाएगा। तो ये l है। तो आपने पढ़ रखा है समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। ये वाला ये लंब और ये आधार, तो इसका मान क्या होगा? कोण। तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अंडर रूट में कोण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब r है तो r स्क्वायर, ये l है तो l स्क्वायर। सेम वही डिस्टेंस इधर भी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? r स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब एक बात समझिए थोड़ा सा, हमें बताना है ई वाले बिंदु पी पर बताना है ई का मान। तो E1 क्या होगा, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो हम प्लस का निकालेंगे और फिर माइनस का। तो देखिए E1 बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान, यहाँ से देखिए दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट में है, तो अंडर रूट वाली दूरी लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। 1 नंबर इक्वेशन बना लेंगे इसको। अब यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण पूरा वही लिख देना है आपको, जितना हिंदी लिखा है सब। अब माइनस के कारण क्या माने हैं, E2 माने हैं, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे प्लस माइनस क्यू भले ही है लेकिन आप हमेशा प्लस में ही यूज करेंगे तीव्रता के लिए, क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो दूरी लिखना है R की जगह पूरा इतना है और इसका स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर आप भी लगा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए तो E1 और E2 दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, दोनों सेम दिख रहा है, तो E1 माइनस है, इसके कारण ये कहाँ होगा, इधर ले लेते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, ताकि फिगर ड्रा हो पाए। फिर यहाँ माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस, कोई अंतर नहीं है। तो प्लस के कारण प्लस से दूर हटेगा, अब माइनस कारण माइनस की ओर आएगा, तो इसका परिणामी इसके बीच से, इसके बीच में होगा क्या, वैद्युत क्षेत्र का परिणामी ई। हम मान लेते हैं कि दोनों के बीच में बाबू कोण जो है वो 2 थीटा है, दोनों का कोण 2 थीटा, तो आधा जो ये वाला है ये थीटा हो जाएगा और ये वाला भी थीटा। समझने की कोशिश करिए कि यहाँ से हमने क्या माना, E2 की दिशा और E1 वाला इधर हो गया। अब बीच का ये जो कोण था E1 और E2 के बीच का, उसमें हमने क्या मान लिया, 2 थीटा, तो बीच से जाएगी तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये वाली रेखा ये रेखा समांतर, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब समझो यहाँ से हम निकालते हैं काश थीटा का मान, यदि तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बटे में कोण, आधार बटा कोण, तो आधार का मान क्या है यहाँ पे L, आधार का मान L, और कोण का मान क्या है, ये वाला कोण है, अभी बताएं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया कोण, तो ये हो गया काश थीटा का मान। कहाँ जरूरत है, अभी कुछ देर के बाद आपको समझ में आएगा, तो इतना आप नोट करिए, फिर मैं मिटाऊँ, जगह की कमी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे काश थीटा का मान हो गया L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहाँ देखिए परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, तो देखिए जब भी दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से कोण पर हों तो उसके लिए आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, R वेक्टर बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB काश थीटा, ऐसे होगा। जब दो वेक्टर यहाँ A और यहाँ B हो और इसके बीच का कोण थीटा हो तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू होती है रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB काश थीटा। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे ही बोलेंगे, तो देखो E1 और E2 है तो E1 स्क्वायर लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 काश थीटा, और थीटा हमने क्या माना है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच का 2 थीटा माना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 2 थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए E1 वाली वैल्यू और E2 वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए E1 और E2 ये तो बराबर हैं, चूँकि E1 E2 क्या है, बराबर हैं, और इसको हम मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, माना ये x के बराबर, क्योंकि वहाँ अब उतना बड़ा वैल्यू रखना है तो थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हम छोटा सा मान ले रहे हैं x, और बाद में लास्ट लाइन में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x इंटू एक्स और काश 2 थीटा, ये बन गया। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर काश 2 थीटा, ये बन गया। यहाँ से E बराबर, तो अब E बराबर देखो एक्स स्क्वायर दोनों जगह से है तो कॉमन 2x स्क्वायर कॉमन कर रहे होंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस का काश 2 थीटा,
ये बन गया। तो यहाँ से ई बराबर बनाएंगे तो √2x², और ये याद रखेंगे आप, और नहीं तो देख लीजिए ऐसे 1 + cos2 थीटा जो होता है ये होता है 2 cos² थीटा -1। cos2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा -1। तो ये 1 कट जाएगा। आगे आप समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ से ई बराबर क्या बनेगा 2x² और यहाँ क्या बचा है 2 cos²। तो 2 cos² थीटा, देखिए 2 बार 2 है तो एक बार 2 निकल जाएगा, x 2 बार है तो एक बार, cos 2 बार है तो एक बार। तो ये हो गया ई का मान 2x cos थीटा। इतना नोट करिए, फिर मिटाऊँ मैं पूरा एक बार और फिर लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ से ई बराबर क्या बनेगा, तो ये 2 और x की वैल्यू क्या माने थे, तो E1 E2 को ही माने थे x की वैल्यू। E1 और E2 उसकी वैल्यू थी 1/4πε0 और क्यूब आवेश और उसकी दूरी ये रूट वाला r² + l² पे रूट और इसका होल स्क्वायर ये माना गया था। और cos थीटा निकाले थे l/, अभी यहाँ लिखे थे और यहाँ भी l/√r² और प्लस का l²। ये हो गया। अब देखिए कुछ बातों को आराम समझिए, ये गुणा हो जाएगा तो q × 2l कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1/4πε0 q × 2l। 2 का l में हुआ तो 2l हो गया, तो q × 2l। अब देखिए इस अंडर रूट पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो पावर कितना हो जाएगा 3 पावर, तो √r² + l² टू दी होल पावर 3 ऐसे। और हम पढ़ चुके हैं कि p बराबर q × 2l होता है, q × 2l। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे लिखेंगे p और ये वाला p हो गया। अब देखिए अंडर रूट का मतलब होता है ना किसी भी संख्या पे 1/2 पावर, कितना पावर 1/2, तो इसको 1/2 लिख देंगे r² + l² टू दी पावर 1/2 और यहाँ पे पावर ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से आगे तो E बराबर 1/4πε0 और ये P और अपान में ये वाला 3 एकम में 3 हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे इसको 3/2। ये हो गया एक फार्मूला। E बराबर 1/4πε0 P/r² + l² टू दी होल पावर 3/2। इतना एक बार फोटो लीजिए फिर मिटा के फाइनल टच देते हैं। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे करते चले जाना है, हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल है कुछ, उसका यूज करना है आपको। अब देखिए यहाँ से चूंकि हमें क्या पता है L जो होता है 2L बहुत ही छोटी राशि है, तो L क्या होगा और छोटा, तो l² क्या होगा, इसको नगण्य मान लेंगे, बहुत छोटा हो जाएगा। तो नगण्य मानने पर क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि 2l क्या है अल्प दूरी है, बहुत छोटी पॉइंटों में, और पॉइंट का वर्क करेंगे तो और ज़्यादा पॉइंट आएंगे। 1 अंक का पॉइंट है तो 2 अंक पे दशमलव आता है, 3 अंक पे है तो 3 दूनी 3 लेकिन 9 हो जाता है। ऐसे करके 3 और 3 6 कर लेना है, तो कुल मिला के पॉइंट का स्क्वायर करने पर बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत ही दशमलव बढ़ जाता है, छोटा वैल्यू। तो इसके लिए उसको नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे P/r² + 0 टू दी होल पावर 3/2 ये हो गया। तो E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे P/, देखो इससे 2 कट जाएगा, ऐसे नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो 3/2, 0 का कोई मतलब नहीं, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से E बराबर क्या आ गया, E बराबर 1/4πε0 और P/r³ ये हो गया। और ये कहाँ काम करेगा, निर्वात में, ठीक है। जब आवेश कहाँ रखे हो, वैद्युत द्विध्रुव उठा के कहाँ रख दिया जाए, निर्वात में, जहाँ क्या हो कोई भी माध्यम न हो, माध्यम में रख दिया जाएगा। तब उस कंडीशन में E बराबर 1/4πε0 यहाँ K लिख देना है। जब भी माध्यम का नाम आएगा तो ε0 के बगल में K लिख देना। K परावैद्युतांक होता है जो आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। तो जब माध्यम की बात होगी तो K आ जाएगा,
और जब निर्वात की बात होगी तो के हट जाएगा। इतना हो गया ये पूरा कंप्लीट। आप इसको आराम से नोट करें, 2-4 बार आप लगाएंगे तो आ जाएगा। बहुत ही आसान है और आसानी से इसका फ़ोटो एक बार ले लीजिए, फिर मिटा के मैं पूरा फिर से करूँ एक बार, आगे बताऊँ। अब देखिए ये कौन सी स्थिति के लिए था, निरक्ष के लिए था, और पहले आपको अक्ष पढ़ाया जा चुका है। तो जिन बच्चों ने अक्ष वाला नहीं देखा है वो जाके देखें। अब देखिए आगे आप समझिए एक बार। एक फार्मूला, किसी व्यापक बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है, किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, बाई तो द्विध्रुव बन गया, इसकी दूरी 2 है, तो यहाँ से थीटा कोण पर r, यहाँ पे आपको e का मान बताना है। तो इसके लिए याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई r3। अभी मैं ये प्रूफ कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। मतलब ये नहीं प्रूफ होगा, इस पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति प्रूफ हो गए कि जो आया है वो सही है कि गलत है। और जब भी आप भूल जाएं तो इस फार्मूले से आप अक्षीय और निरक्षीय की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये याद रखिएगा कि जब भी ऐसे दे दे तो +q -q थीटा कोण पर तो √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अपान r। अक्षीय के लिए क्या होता है, तो अक्षीय के लिए समझिए अक्षीय स्थिति में e का मान, e अक्ष, तो वैसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p √1 + 3 cos। अब देखिए थीटा का मान क्या होगा, ऐसे बन गया द्विध्रुव और इसका अक्षीय स्थिति 0 डिग्री कोण बन रहा है ना, कोण कितना हो रहा है 0। यहाँ क्या लिखेंगे cos 0 का स्क्वायर। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ लिखेंगे e अक्ष के लिए ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p √1 + 3 × 1 का स्क्वायर 1 होगा और बटे में r3। तो यहाँ से अब हो जाएगा e अक्ष 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p, और देखो 3 का में 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 2p/r3 ये हो जाएगा अक्षीय के लिए। यही बात मैं करूँ निरक्ष के लिए, निरक्षीय स्थिति में तो यहाँ से क्या बनेगा, थीटा का मान 90 डिग्री, सीधा इसे होता है इस तरीके से, r दूरी था तो अभी निकाले हैं, अभी हुआ है तो सीधा है तो कितना 90, यही फार्मूला लिखेंगे, बस 90 यूज कर लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p √1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिवाइड बाई r3। तो देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 = 0 और 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0, तो ये 1 बचा केवल, अब 1 बाहर होगा तो 1 मतलब p हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे p/r3, ये किसके संबंध में है, तो ये निरक्ष के संबंध में है, ये वाला निरक्षीय स्थिति के लिए है। ये निरक्ष है, निरक्ष लेंगे तो 90 लेना है, अक्ष लेंगे तो 0 लेना है, तो ये हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एक और ये अक्षीय में देखिए 2 आ रहा है और निरक्ष में 1 आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ोटो ले लीजिए इसका एक।